हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैफ़े 100 के अंदर। और हम पिछली क्लास में हमने केमिस्ट्री की शुरुआत की थी और केमिस्ट्री में हमने देखा था कि जो द्रव्य की अवस्था परिवर्तन है वहाँ तक हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम वहीं से नेक्स्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम बता देते हैं आपको कि साइंस को आप साइंस के तरीके से पढ़ो। साइंस को डिप्रेशन में आके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बिल्कुल बिंदास होके एकदम मस्त तरीके से समझते हुए साइंस को पढ़ो। साइंस आपको ज़रूर समझ में आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। और देखेगा, हमने बात की थी द्रव्य की अवस्थाएं। यदि हम बात करें कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, हमने क्या कहा था, उसे उद्रपातन कहा था। उसी प्रकार से द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। उसी प्रकार से वाष्प का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और यदि ठोस यदि द्रव में बदलता है तो उसे गलन या मेल्टिंग कहते हैं। और इसी प्रकार से हमने आगे भी बात की थी, यदि गैस इधर ठोस में बदल जाए तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, उसे हम कहते हैं संघनन। तो इस प्रकार से हम आगे बात करने वाले हैं। और देखिए आप, उद्रपातन जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, उद्रपातन जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। और ये होता है यदि कोई ठोस या ठोस सॉलिड यदि द्रव सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? उद्रपातन कहते हैं। उद्रपाती जो पदार्थ हैं वो हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो उद्रपातन करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कपूर जिसे कैम्फर कहा जाता है, उसी प्रकार से नौसादर हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl हो गया, शुष्क CO2 या शुष्क बर्फ जिसे कहते हैं ड्राई आइस, ठोस CO2 जिसे हम कहते हैं, ये जो होती है ठोस CO2 को ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। इसके अलावा यदि देखा जाए तो और कौन से पदार्थ हैं जो उद्रपातन का गुण दर्शाते हैं, तो वो है नेफ्थलीन और एक होता है एंथ्रासीन। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो उद्रपातन का गुण दर्शाते हैं। सब्लिमेशन की जो गुण है, सब्लिमेशन का जो प्रॉपर्टी है वो रखते हैं। तो उसमें है कपूर, नौसादर, बेंजोइक अम्ल, NH4Cl जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठोस CO2 जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। तो इस प्रकार से हमने उद्रपतन की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण की। किसकी बात करते हैं? वाष्पीकरण की। तो देखिए, अब देखिए वाष्पीकरण जो होता है, वेपोराइजेशन जो होता है, वेपोराइजेशन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। और ये वेपोराइजेशन क्या होता है? यदि कोई द्रव किस में कन्वर्ट हो जाए? वाष्प में। तो इसे क्या कहते हैं? यदि कोई लिक्विड स्टीम में परिवर्तित हो जाए, वाष्प में परिवर्तित हो जाए या वेपर में परिवर्तित हो जाए, तो उसे ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। अब देखिए, वाष्पीकरण के लिए कोई निश्चित तापमान नहीं है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। ये किसी भी ताप पर या तापमान पर हो सकता है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पसीने आना, पसीना भी किसका उदाहरण है?
ये भी किसका उदाहरण है, वाष्पीकरण का उदाहरण है। और गर्मियों में मटके के पानी का ठंडा होना, मटके के पानी का ठंडा होना किसमें, गर्मियों के दिनों में। गर्मियों में मटके के पानी का ठंडा होना किसका उदाहरण है, ये भी वाष्पीकरण का ही उदाहरण है। और अब हम 3-4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, उसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, हिमांक बिंदु या इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से यदि जल का क्वथन बिंदु आपसे पूछ लिया जाए या बॉइलिंग पॉइंट यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आपसे बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए, मेल्टिंग पॉइंट या गलन बिंदु पूछ लिया जाए तो वो भी होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से आपको एक ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जल का हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछ लिया जाए क्वथन बिंदु यानी कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट या गलन बिंदु आपसे पूछ लिया जाए तो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं, द्रव्य की अवस्थाएं यहीं पे पूर्ण होती है। और अब हम बात करेंगे मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट्स और अणु के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे विलयन के प्रकार, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए परमाणु, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एटम। सबसे पहले तो आपके मन में यह आना चाहिए, आपके दिमाग में, कि जो परमाणु शब्द है ये किसने दिया था। तो ये परमाणु शब्द है ये ईसा पूर्व में हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था महर्षि कणाद। और ये एक भारतीय महर्षि कणाद, और ये महर्षि कणाद जो है इन्होंने शब्द दिया था, परमाणु शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और जो इंग्लिश का जो एटम शब्द है वो किसने दिया, तो एटम शब्द जो है वो दिया गया था डेमोक्रेट्स के द्वारा एटम शब्द दिया गया था। यदि बात की जाए कि परमाणु किसे कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु किसे कहते हैं, तो द्रव्य की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था, द्रव्य या मैटर से हम पदार्थ भी कहते हैं। तो द्रव्य की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड ऑफ एटम। तो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, मैटर की, वही क्या होती है, परमाणु होती है। और परमाणु जो है ये प्रकृति या नेचर में इसका ये स्वतंत्र अवस्था में इसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं पाई जाती। तो आपको ध्यान रखना है कि जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ये हमेशा ग्रुप्स के रूप में ही पाया जाता है।
तो अब हम बात करेंगे एटम्स के ग्रुप की, कि एटम के कौन कौन से ग्रुप होते हैं। देखिए, यदि एटम्स के ग्रुप की हम बात करें, ये एटम हो गया, परमाणु हो गया, परमाणु। यदि इसके ग्रुप बनाए जाएं, यदि इसके ग्रुप बनाए जाएं, और ग्रुप इसी दो प्रकार से बनेंगे इसके। एक तो ऐसे ग्रुप जो रासायनिक संयोग के बनते हैं, और ऐसे ग्रुप जो बिना रासायनिक संयोग के बनते हैं। दो प्रकार के, एक तो विदाउट रिएक्शन, विदाउट रिएक्शन के जो ग्रुप बनेंगे, विदाउट रिएक्शन के ग्रुप, और एक आफ्टर रिएक्शन के ग्रुप, आफ्टर रिएक्शन ग्रुप। तो विदाउट रिएक्शन ग्रुप और एक आफ्टर रिएक्शन ग्रुप। तो यहाँ से देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, कि विदाउट, बिना रासायनिक संयोग के जो ग्रुप बनेगा उसे हम कहेंगे एलिमेंट, एलिमेंट या तत्व। और यदि रासायनिक संयोग के द्वारा यदि ग्रुप बन रहा है तो उसे हम कहेंगे अणु या मॉलिक्यूल, अणु या मॉलिक्यूल। तो बिना रासायनिक संयोग के एलिमेंट, और रासायनिक संयोग के अणु या मॉलिक्यूल। एलिमेंट के बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कि ये जो एलिमेंट होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए मैटर या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस होता है। तो पदार्थ की सबसे शुद्धतम, पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप। कई बार ये क्वेश्चन स्टेट एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कि पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा तत्व, अणु, यौगिक या परमाणु। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आंसर आएगा आपका एलिमेंट या तत्व। तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरी बात, घटक के एलिमेंट में जो घटक होते हैं वो सभी परमाणु, जो प्रत्येक परमाणु समान घटक पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो तत्व के जो गुण होते हैं, तत्व के जो गुण होते हैं अपने घटक परमाणु के समान होते हैं, घटक परमाणुओं के समान होते हैं। और यदि अणु में बात की जाए तो जो तत्व के जो गुण होते हैं या अणु के जो घटक होते हैं, अणु के घटक परमाणुओं के, अणु के जो गुण होते हैं वो अपने घटक परमाणुओं से भिन्न होते हैं, घटक परमाणुओं से भिन्न होते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो तत्व की संख्या जो होती है, संख्या सीमित होती है, संख्या इनकी सीमित होती है। और कितनी होती है? वो होती है, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। और यदि बात की जाए अणु या मॉलिक्यूल की तो इनकी संख्या अनंत हो सकती है, इनफाइनिट संख्या हो सकती है। इनकी संख्या कितनी भी संभव है। यदि इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक तो होते हैं समपरमाणविक अणु,
समपरमाणविक अणु और एक होते हैं विषम परमाणविक अणु। विषम परमाणविक अणु। समपरमाणविक अणु होमोजेनस मॉलिक्यूल और एक होते हैं हेट्रोजेनस मॉलिक्यूल। होमोजेनस मॉलिक्यूल में जो परमाणु होते हैं वो समान परमाणु होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए O2, N2, H2, इस प्रकार से और भी हम देख सकते हैं O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया। इस प्रकार से ये जो हैं ये समपरमाणविक है, क्योंकि इसमें O और O दोनों ही क्या है, समान परमाणु है। और विषम परमाणु की बात की जाए तो जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, फिर HNO3 हो गया। इसी प्रकार से बन जाएगा विषम परमाणविक अणु या हेट्रोजेनस मॉलिक्यूल। और यदि हम बात करें इसमें एग्जाम्पल की, तो जैसे H हो गया, C हो गया, N हो गया, P हो गया, K हो गया, Cl हो गया और Na हो गया। इस प्रकार से टोटल 118 एलिमेंट होते हैं टोटल। आप ये मत देखना कि जैसे HCl है ये यौगिक भी है और एक अणु भी है। तो जितने भी यौगिक हैं वो सब के सब क्या हैं, अणु है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी अणु होते हैं वो सब क्या होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ की यदि बात की जाए, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म मौजूद हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अणु या मॉलिक्यूल कहेंगे। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग, वह सूक्ष्मतम भाग जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म मौजूद हो, उसे हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे या मॉलिक्यूल कहेंगे। ये सीधा सा आप ध्यान रखना है। किसी पदार्थ का अध्ययन करने के लिए हम किसे चुनेंगे, हम चुनेंगे अणु या मॉलिक्यूल को। तो आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे हम बात करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप जो हमारा चैनल है साइंस कैफ़े 100, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के ला सकें। तो थैंक यू। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं और आप मस्त रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए, ताकि आपके अध्ययन में और अच्छे से आपकी तैयारी चलती रहे और आप जल्दी से जल्दी सफल हो सके। तो सफलता का यही मूल मंत्र है कि आप मेहनत करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। बस यही कहती है
सफलता का मूल मंत्र कि आप मेहनत करो लेकिन स्मार्ट तरीके से। थैंक यू, टेक केयर।